नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। आपके साथ मैं मोहम्मद अफजल आलम। मैं पहुंच चुका हूं अपनी टीम के साथ कोलकाता और यहां से अब ज़मीनी हकीकत दिखाएंगे कि क्या ममता बनर्जी हैट्रिक मार पाएंगी या बीजेपी जय श्री राम के नारे के साथ अपनी नैया पार करेंगे और लेफ्ट और कांग्रेस का जो गठबंधन है वो अपना अस्तित्व बचाने में कामयाब रह पाएगा। तमाम मुद्दों के साथ हम ज़मीनी हकीकत दिखाएंगे आपको। हमारे साथ हमारी टीम के सहयोगी हमारे मोहम्मद फैसल हैं और कैमरामैन आशीष हैं। तो ये देखिए कि हमारी पूरी टीम अब कोलकाता से और बंगाल के हर वो इलाके से ज़मीनी सच्चाई दिखाएगी कि क्या चल रहा है। ये देखिए, ये भारत का ऐतिहासिक हावड़ा ब्रिज है और इस हावड़ा ब्रिज से अभी हम अपने होटल की ओर जा रहे हैं जहाँ पर मुझे अभी रुकना है हम लोगों को। और वहाँ के उसके बाद हम आज से ही अपने काम शुरू कर देंगे आप लोगों के लिए कि ST SC OBC माइनॉरिटी का क्या हाल है। ममता बनर्जी ने 34 साल का लेफ्ट का शासन था उसको ढाने के बाद 10 साल का शासन था ममता बनर्जी का। SC ST OBC माइनॉरिटी का क्या हाल था, क्या उनके जीवन में परिवर्तन आया या नहीं आया। और जो बीजेपी जो लोगों को सपने दिखा रही है, जो 11,000 करोड़ का मैनिफेस्टो पेश किया है और कहा है कि महिलाओं के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट चाहे बस हो ट्रेन हो उसमें फ्री होगी और PG से लेकर KG तक महिलाओं लड़कियों के लिए शिक्षा मुफ्त होगी। तो वही साथ ही उन्होंने ये भी वादा किया कि 3 नए एम्स बनाएंगे। नोबेल पुरस्कार के तर्ज पर रविन्द्रनाथ टैगोर पुरस्कार दिया जाएगा। जो बड़े बंगाल के 3 महान हस्तियां रहे हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर, श्याम प्रसाद मुखर्जी और सुभाष चंद्र बोस, इन तीनों के नाम पर नोबेल पुरस्कार के तर्ज पर पुरस्कार भी दिया जाएगा। ये बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में वादा किया है। तो ये हावड़ा ब्रिज का नज़ारा आप देखिए, शाम का वक्त है, हम हमारी टीम के साथ हम पहुंच चुके हैं। तो क्या बंगाल की जनता बीजेपी के जो वादे हैं उसके आधार पर वोट करेगी जो उन्होंने वादा किया है, या बढ़ती महंगाई, इस तरीके से पेट्रोल की कीमत आसमान छू रही है, रसोई गैस की कीमत हो, डीजल की कीमत हो, बेरोजगारी हो, ये तमाम मुद्दे बीजेपी ने जो वादा किया था साल 2014 में कि प्रति मजदूर को रोजगार देंगे, अच्छे दिन आएंगे। तो ये तमाम मुद्दे जो है जो बीजेपी नाकाम रही है अपने वादे को भुनाने में। जब 2014 में जो उन्होंने वादा किया था कि ब्लैक मनी वापस लाएंगे 100 दिनों के अंदर, तो ये जो उन्होंने जो वादा किया था वो अपने वादे को निभा नहीं पाई। लेकिन क्या बंगाल की जनता पर उनका असर चलेगा? जय श्री राम के नारे को लेकर वो खूब बुना रही है कि जय श्री राम के नारे से ममता बनर्जी को डर लगता है। ममता बनर्जी मुस्लिमों का तुष्टीकरण करती है, अपीसमेंट करती है। और वहीं दूसरी ओर ममता बनर्जी ने नारा दिया है, खेला होवे हम तैयार है। एक अकेली ममता बनर्जी जो पूरे हिंदुस्तान में वाहिद महिला मुख्यमंत्री ममता बनर्जी है। तो भाई दूसरी तरफ पूरी मोदी ने पूरी ताकत लगा दी है और साथ ही साथ पूरी सेना को उतार दिया। इसके पीछे की वजह आप जानिए कि आखिर ममता तो 5 राज्यों में चुनाव चल रहा है, चाहे पुडुचेरी की बात करें, आसाम की बात करें, तमिलनाडु, केरला और बंगाल। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा हर किसी की जुबान पर चर्चा बंगाल की ही क्यों है, इसके ये जानना बेहद जरूरी है। इसके पीछे की वजह यह है कि अगर ममता बनर्जी हैट्रिक मार लेती है तो 2024 के चुनाव में नरेंद्र मोदी को टक्कर देने वाली विपक्ष की ओर से ममता बनर्जी सबसे ताकतवर होंगी। अभी उनके सामने बार बार ये कहा जा रहा है कि मोदी के सामने कोई टक्कर में नहीं है। राहुल गांधी को उनका इमेज पप्पू कह करके बिगाड़ दिया जाता है। अब जो उनके सामने जो सबसे कठिन मुकाबला अगर ममता बनर्जी जीतती है 2024 में, तो मोदी के लिए मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। शायद यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत से ममता बनर्जी को अपने रास्ते में कोई उनका प्रतिद्वंदी ना हो, उनके सामने मोदी के सामने कोई चेहरा वैसा ना हो ताकि कि वो खड़ा हो सके। इस वजह से पूरी ताकत लगा रही है ममता बनर्जी के पीछे भारतीय जनता पार्टी कि ममता बनर्जी को यहाँ से नाकाम किया जाए, पराजित किया जाए, हरा दिया जाए। तो यही एक वजह जो है जो बड़े बड़े राजनीतिक पंडित है उनका कहना है कि हो सकता है कि ममता बनर्जी ताकत से उभर न पाए और वो अकेले लड़ रही है। तो मैं दूसरी तरफ कांग्रेस और लेफ्ट का भी गठबंधन है। कांग्रेस लेफ्ट अपना अस्तित्व बचाने की लड़ाई लड़ रहा है। पिछले 34 साल से जिस लेफ्ट की सरकार थी बंगाल में, ममता बनर्जी ने उसका सुपड़ा साफ कर दिया। 2011 की बात करें और खास तौर पे आप ये भी जान लीजिए कि 2016 के चुनाव में बीजेपी के मात्र 3 MLA बंगाल से जीते थे। 294 सीट है बंगाल में, जिसमें 3 MLA बीजेपी के जीते थे और कांग्रेस के 45। तो कुछ यूं ही तस्वीर है। और जो सबसे दिलचस्प है वो यही कि ममता बनर्जी के पीछे इतनी जोर, इतनी ताकत, पूरी शिद्दत से प्रधानमंत्री का चुनाव प्रचार करना बंगाल में या पूरी भारतीय जनता पार्टी का, वो यही दर्शाता है कि 2024 में जो मुकाबला होना है
और जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता थी, जिस तरीके से 2014 में हर किसी के जवाब पे मोदी मोदी एक ही नारा होता था, लेकिन वो हवा बंगाल में नहीं चला था। बंगाल आपको बता दें कि 42 लोकसभा की सीटें हैं बंगाल में, जिसमें से ममता बनर्जी ने 34 जीते थे, 2 कांग्रेस, 2 लेफ्ट, 2 बीजेपी, माफ कीजिएगा 4 लेफ्ट ने जीता था, 2 कांग्रेस और 2 बीजेपी जीतने कामयाब हुई थी। वहीं 2019 में बीजेपी ने 2 से बढ़कर 18 सीटें जीती। तो बात यही है कि जो लोकप्रियता थी मोदी की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, वो 2014 के चुनाव में सर चढ़कर हर किसी के, हर हिंदुस्तानी के सर पर चढ़कर बोल रहा था। तो भाई 2019 में भी पुलवामा अटैक के बाद जिस तरीके से पाकिस्तान के अंदर घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक किया गया, उसके बाद जिस तरह से उन्होंने बनाया, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पे कोई दाग नहीं आई थी। दूसरी तरफ विपक्ष में कोई भी ऐसा नेता नजर नहीं आ रहा था जिसे देश की जनता चुने। और लेकिन 2024 के चुनाव में ये देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि मोदी जी का जो चेहरा है वो लोगों के अंदर एंटी इनकम्बेंसी बोल लीजिए, या फिर उन्होंने जो वादे किए थे, चाहे महंगाई कम होगी, केवल 7 सालों के अंदर जो रसोई गैस की कीमत मई 2014 में 410 रुपया था, वो अब बढ़कर हो चुका है 820 रुपए, यानी दुगना हो चुका है। और वही अगर हम बात करें पेट्रोल डीजल की कीमत, जब $3 प्रति बैरल तेल मिलता था, तो उस वक्त कांग्रेस की सरकार 72 रुपए 70 रुपए लीटर तेल बेच रही थी पेट्रोल, और अभी जब केवल $63 प्रति बैरल मिल रहा है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी $100 रुपए प्रति लीटर बेच रहे हैं। शतक पार कर चुका है। और रोजगार नहीं, उन्होंने कहा था हम रोजगार देंगे, बहुत हुआ महंगाई पर मार, अब की बार मोदी सरकार, युवाओं को रोजगार दिया जाएगा, बेरोजगारी कम होगी, फिर महंगाई कम होगी, लेकिन ये सब चीजें नदारत है। और एक चीज और मैं बता देना चाहता हूं कि जो बंगाल की जनता है, शायद पहली बार अपने इतिहास में आजादी के बाद देखेगी कि मूल मुद्दे जो है, बीजेपी पूरी प्रयास कर रही है, कोशिश कर रही है कि जो मूल मुद्दे है, चाहे महंगाई हो, बेरोजगारी हो, इन मुद्दों पर चुनाव ना हो, बल्कि जय श्री राम, हिंदू मुसलमान और मंदिर मस्जिद के नाम पर मुकाबला हो, ताकि बीजेपी आराम से स्वीप कर जाए और जीत जाए। तो ये अब हम आपको ग्राउंड रिपोर्टिंग दिखाएंगे, हर कॉन्स्टिट्यूंसी, हर क्षेत्र में जाकर, चाहे नंदीग्राम की बात करें या फिर उसके बाद जो कोलकाता, बंगाल के अलग अलग क्षेत्र हैं, वहां पर जाएंगे। और एक और नई पार्टी ने जन्म लिया है इस बंगाल के चुनाव में, ISF, इंडियन सेकुलर फ्रंट, जो कि पीरजादा अब्बास सिद्दीकी की पार्टी है, नई नवेली पार्टी बनी है। वो कितना गुल खिला पाएंगे। ओवैसी ने भी ताल ठोका था कि हम बंगाल चुनाव जीतेंगे, जब बिहार में वो 5 सीटें जीत गए थे, उनके बाद उनके हौसले बुलंद थे, लेकिन शायद वो बंगाल में नहीं आ पाए। उन्होंने जब वो पहली बार बंगाल आए थे, तो वो अब्बास सिद्दीकी के पास ही आए थे। शायद उनको अब्बास सिद्दीकी से उम्मीदें थी, लेकिन अब्बास सिद्दीकी ने अपना अलग रास्ता चुना और अपनी एक नई पार्टी खड़ी कर दी, ISF, इंडियन सेकुलर फ्रंट, और अब वो कांग्रेस और लेफ्ट के साथ गठबंधन में है। तो ये अब दिलचस्प मुकाबला है बंगाल का। 5 राज्यों में चुनाव तो हो रहे हैं, लेकिन चर्चा बंगाल की है। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।